हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए, आपके टायर 1 एग्जाम के लिए, सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए हम कर रहे थे मॉक प्रैक्टिस। और अभी इस वीडियो में सेट नंबर 1 का हमने पार्ट 1 किया था। जैसे कि फुल मॉक होता है ये आपके लिए, इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं सेक्शन वाइज। एक पार्ट में रहता है रीजनिंग, एक पार्ट में जनरल अवेयरनेस जीए, और एक पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, और एक पार्ट में मैथ्स। तो अभी रीजनिंग के बाद दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, या कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पैटर्न भी पता लगेगा कि एडुकेटी में ने जैसे कि फेज 13 का एग्जाम लिया था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। उसी को देखते हुए दोस्तों इस मॉक टेस्ट को आपके लिए डिजाइन किया गया है। सारे का सारा आपका पैटर्न वो कवर हो जाएगा, जो इधर उधर से जो क्वेश्चन हटके आपके सिलेबस से, जैसे कि मैथ्स में सेट से क्वेश्चन पूछ लिए, सेट्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एडुकेटी ने फेज 13 में क्वेश्चन पूछ लिए, हो सकता है वो सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो आपके दोस्तों सिलेबस से बाहर है वो क्वेश्चन पूछिए, दो चार क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो पैटर्न आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, या कह सकते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 2, दैट इज जीए जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक, बेस्ड ऑन एडुकेटिव एग्जाम पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक युग के निम्नलिखित पेशेवरों को सामाजिक स्थिति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण से सबसे कम तक व्यवस्थित करना है दोस्तों। जिसकी मतलब जो इंपॉर्टेंट थे, जिसकी महत्व ज्यादा था, उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद निचले क्रम में चलते जाना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आएगा यहाँ पे, इनमें से आना चाहिए सबसे पहले रथ निर्माता। ठीक है, रथ निर्माता, क्योंकि दोस्तों रथ निर्माताओं को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि रथ युद्ध परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, युद्धों में रथों का बहुत यूज होता था। तो सबसे पहले आएगा बी। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद ध्यान रखेंगे आप, उसके बाद आएगा दोस्तों डी आएगा, धातु कर्मकार, या कह सकते हैं लोहार। धातु कर्मियों ने, या कह सकते हैं लोहार दोस्तों, इन्होंने हथियार और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए समाज में इनका, ठीक है, दूसरे नंबर पे इनका नाम आता था। तो बी के बाद आएगा डी आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। फिर आएगा सी, बढ़ई। उसके बाद बढ़ई को महत्व दिया जाता था। और उसके बाद दोस्तों चर्मकार, जो मांस की दोस्तों, जो मांस जैसे कि एक खाल से, किसी पशु की खाल से ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे, उनको बहुत कम महत्व दिया जाता था, क्योंकि उनको शुद्धता से जोड़ा जाता था, जैसे प्योरिटी से जोड़ा जाता था, कि उनको अशुद्ध माना जाता था। ठीक है, जो लोग ऐसे काम करते थे उनको अशुद्ध माना जाता था, इनको इसलिए कम महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पे उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा ए, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। पहले आएगा धातु कर्मकार लोहार, सॉरी, रथ निर्माता, फिर उसके बाद आएगा धातु कर्मकार लोहार, फिर उसके बाद आएगा बढ़ई, फिर आएगा चरमकार। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलती। तो यहाँ पे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे दोस्तों। सांग को ब्रह्मपुत्र भी कहा जाने वाली ये नदी है, ये ट्रांस बाउंड्री नदी है। और यह ध्यान रखेंगे, तिब्बत में यारुलंग सांगपो के रूप में निकलती है, जहां से यह पूरे देश में दक्षिणी तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंट्री करती है, और जहां इसे दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 28, हुमायूं की लेखिका गुलबदन बेगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है इस पुस्तक को लिखने में उन्होंने अकबरनामा का अनुसरण किया। ये स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में गलत है, ध्यान रखेंगे। इसने दोस्तों इसका अनुसरण किया था बाबरनामा का। उसके बाद यह पुस्तक मुगलों की मूल भाषा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तो ये भी गलत है, ये लिखी गई थी फारसी भाषा में, दोनों गलत है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय सतल के नाम का अर्थ वज्रपात सतल है। तो आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, दार्जिलिंग नाम तिब्बती शब्द दार्जो से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वज्रपात। ये एक हिंदू देवता के लिए, या कहते हैं हिंदू देवता को संदर्भ करता है, और हिंदू देवता का नाम है इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, दैट इज दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 30, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ब्राउन एयर का यूज किया जाता है दोस्तों फोटोकेमिकल स्मोक के लिए, मतलब कि हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्राउन एयर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, वर्षा जल के संग्रह के संबंध में, वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। पहला कहता है ये जल संरक्षण का साधन है, अपने आप में स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है। जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है, ये भी ठीक है।
यह जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायक होता है दोस्तों, लॉजिकली कह सकते हैं, ये भी ठीक है। यह भाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में गलत है। ठीक है, ये जल भाव को कम करता है और मृदा अपरदन की संभावना को कम करता है, तो ये इलॉजिकली है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, बाजार में संतुलन संतुलन कीमत का निर्धारण दोस्तों किया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। मतलब कि एमसी बराबर होना चाहिए आर के, एमसी बराबर किसके होना चाहिए, एम आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, संतुलन मूल्य ही बाजार मूल्य होता है, जहां वस्तु आपूर्ति की मात्रा वस्तु मांग की मात्रा के बराबर होती है। और ध्यान रखेंगे, यही वही बिंदु होता है दोस्तों जहां बाजार की मांग और आपूर्ति का वक्र रेखा एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है। और पूर्ण प्रतियोगिता और एक अधिकार की प्रतियोगिता दोनों में फर्म संतुलन सीमांत लागत या सीमांत राजस्व के समान बिंदु पर होता है। मतलब कि एमसी बराबर होना चाहिए एमआर के, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वृत्त दृष्टिकोण को दर्शाता है? इंग्लिश में कह सकते हैं इन द नेशनल कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच। तो हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की ये वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, संरचना, व्यवहार और निर्णय क्षमता का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत रूप से। तो यहाँ पे इसमें आएगा राइट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, ये दृष्टिकोण दर्शाएगा यहाँ पे भारत में मुद्रास्फीति। ठीक है, मैक्रो अप्रोच राष्ट्रीय आय, उत्पादन, खपत, बेरोजगारी, महंगाई, बचत, निवेश, इन सारे के सारे फैक्टर के बीच में दोस्तों क्या है, रिलेशन को दर्शाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत में कह सकते हैं मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है MEITY सचिव एस कृष्णन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS का उद्घाटन किया और वायु प्रवाह ऐप लॉन्च किया। दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में आपको याद करना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सही है। यह एक बाहरी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली PM1, PM25, PM10, SO2, NO2, O3, CO, CO2 आदि सहित पर्यावरण प्रदूषकों की निगरानी करेगी। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, दोनों याद करनी है आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुमार विष्णु प्रथम का दोस्तों शासनकाल था 350 से 370। फिर उसके बाद आएगा स्कंद वर्मन, इनका था 370 से लेके 85। फिर उसके बाद वीर वर्मन 85 से 400 और नंदी वर्मन 480 से 510। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज पहले कुमार विष्णु, देन स्कंद वर्मन, फिर वीर वर्मन, फिर नंदी वर्मन। ये क्या है, पल्लव शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था दोस्तों? प्रतिहार वंश के महानतम राजा माना जाता है मीर भोज को, भोज भी कहते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, 1993 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? ये दोस्तों 1993 नहीं है, ये एरर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जो सुभाष चंद्र बोस है दोस्तों 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अपने पहले कार्यकाल के अंत में त्रिपुरी कांग्रेस महाधिवेशन में अध्यक्ष चुनाव 1939 में शुरू में ही हो गया था और महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता समिति द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर नेताजी पुनः उनको निर्वाचित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी को। राइट आंसर होगा, ठीक है, किनको हराकर, पट्टाभी सीतारामैया को। तो यहाँ पे आना चाहिए 1939 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? मोस्ट फेमस क्वेश्चन दोस्तों, आधारशिला रखी थी किसने? सिखों के गुरु गुरु रामदास ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में एक अक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? अब बौद्ध धर्म में दोस्तों 10 अक्षेत्र हैं, जैसे कि बुद्ध, बोधि, सत्व, प्रत्यक्ष, बुद्ध, श्रावण, स्वर्गीय, प्राणी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये सारे आएंगे। दिस राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी विकल्प के रूप में दिए गए हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं यहाँ पे राइट आंसर होगा इंडिया गेट। इसको कहते हैं इंडिया गेट, जिसे आरंभ में दोस्तों ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहते थे। भारत का राष्ट्रीय स्मारक है ये। और ध्यान रखेंगे 1914 से 21 के दौरान मारे गए भारतीय सेना के 82,000 सिपाहियों की याद में इसको निर्मित स्मारक बनाया गया था। और ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, पता ही होगा आपको। इंडिया गेट पर 13,300 सैनिक का नाम भी अंकित किया गया है, जो कहाँ के हैं? अंग्रेजों के भी हैं कुछ सैनिक, और भारतीय जो शहीद सैनिक है वो तो है ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 42, अब आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यूनाइटेड किंगडम में रामसर साइट्स की जो संख्या है ये है 175। याद रखना आपको कितनी है? 175। पहले का 3 आएगा, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। उसके बाद दोस्तों मैक्सिको में रामसर साइट है 144। ठीक है, तो दूसरे का आएगा बी आएगा। दूसरे का बी, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तीसरे का भारत में रामसर साइट की संख्या दोस्तों 82 है, 82 है। और चाइना में भी 82 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज में जोड़ के दोस्तों गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इन वोल्टमीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे भारत सरकार ने जनवरी 2016 में घोषणा की थी कि देश का प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में खोला जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वडोदरा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 45, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है। हिमालय उदाहरण है वलित पर्वत का, या कह सकते हैं इसको बोलते हैं परतदार पर्वत। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है। ठीक है, ये दोस्तों पंजाब राज्य है दोस्तों, इसमें सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर क्या है? ये स्थित है। और ये फिरोजपुर से निकलती है और राजस्थान तक जाती है ये परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण उष्मा प्राप्त करती है? दोस्तों जब सूर्य डूब जाता है, सूर्यास्त होने के बाद भी, ठीक है, सूर्य के ठहराव से जो विकिरण है, रेज है, वो निकलती हैं, आती हैं, और इसको पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित मतलब कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इनको? सतलीय विकिरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के विमृश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? देखो आपका आंसर यहीं पे छिपा है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं विब्रेंस घाटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? इसका रिलेशन है दोस्तों हॉकी से। ठीक है, बेटन कप संबंधित है हॉकी से। बहुत, या कह सकते हैं सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंटों में से एक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1895 में, 1895 में। ये रिलेटेड है हॉकी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? दोस्तों ध्यान रखेंगे नगद आरक्षित अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं CRR। उपभोक्ताओं की कुल जमाओं का वह न्यूनतम भाग है जिसका वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी आरक्षित जमा राशि का कुछ भाग नकद रूप में या डिपॉजिट रूप में केंद्रीय बैंक RBI के पास रखना होता है। CRR में अगर वृद्धि होगी तो बैंकों के पास दोस्तों उपलब्ध नकद कोष और धन के प्रचलन में कमी आ जाती है। और इसके विपरीत अगर CER में क्या आएगी? कमी आएगी, तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप ऋण सृजन में वृद्धि होगी। ठीक है, कह सकते हैं CRR का प्रयोग RBI द्वारा दोस्तों बैंकिंग
प्रणाली को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं होगा श्री ऋण सृजन क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। क्या होगा, अगर भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम कर दिया तो ऋण सृजन बढ़ेगा, इंग्लिश कहेंगे क्या होगा, इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट।